ईयर 2024 में देहरादून में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने 61st नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया। और इससे हमें पता चलता है कि फिजियोथेरेपी ने इंडिया में एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, 61 ईयर्स, एंड दैट शोज़ कि अब फिजियोथेरेपी एक सीनियर सिटीज़न का दर्जा पा चुकी है। और इसके साथ ही इस साल बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए, फिजियोथेरेपी एजुकेशन के लिए। और एज यू ऑल नो दैट 8th of September इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। तो इससे अच्छा मौका और कुछ हो नहीं सकता है इन सभी गुड न्यूज़ को शेयर करने के लिए। और 8 सितंबर को हम एक और इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो ये अच्छी न्यूज़ हम इस स्पेशल डे पे शेयर करते हैं। एंड दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आई एम अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपी फॉर मोर देन 15 ईयर्स। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा एक्ट है, कौन से सेक्शंस हैं जिसके थ्रू जो फिजियोथेरेपी में जो चेंजेस हो रहे हैं एजुकेशन में, एकेडमिक्स में एंड प्रोफेशन में, वो क्या है। तो दैट इज़ नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021, जिसका सेक्शन 2B, C, D, E और J, इसके अकॉर्डिंगली now physiotherapy profession is no longer considered under the paramedical field. It is considered under allied and healthcare professions, and it is used in verbal, written and electronic format everywhere. Second चीज़ ये है कि जो फिजियोथेरेपी की जो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन है, इसको फिजियोथेरेपिस्ट को एज अ फर्स्ट कॉन्टैक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट किया जाए, जिसमें कि जो कि एक बहुत लॉन्ग अवेटेड इंडिपेंडेंस देगा इस प्रोफेशन को। सेकेंडली जो डॉक्टर प्रीफिक्स है, जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है बहुत लोगों के लिए, तो नाउ यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू ISCO कोड 2264 कि फिजियोथेरेपिस्ट नाउ can write doctor as prefix with PT suffix, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो डॉक्टर जो प्रीफिक्स है, ये इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि सबसे पहले 13th सेंचुरी में यूरोप में ये टर्म यूज़ होना शुरू हुआ था। ख़ास तौर से इसका जो मतलब है, लैटिन में इसको कहा जाता है कि टू टीच, जो कुछ पढ़ाता है। तो शुरुआत में तो ये PhD जो होल्डर्स थे उनके लिए यूज़ होता था, देन कुछ भी लर्नर्ड जो भी पर्सन है उनके लिए यूज़ होने लगा, और धीरे धीरे फिर ये मेडिकल प्रोफेशंस में यूज़ होने लगा। और नाउ अब फिजियोथेरेपिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, कि डॉक्टर प्रीफिक्स जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि इसका लिटरल मीनिंग ही है टू टीच। तो आप टीच कब कर पाएंगे, जब आपके पास नॉलेज होगी। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आप पहले नॉलेज गेन करिए। सेकेंडली फिर आप दूसरों को उस नॉलेज को डिलीवर भी करिए, जिससे कि आप सोसाइटी का और सभी लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकें, उन्हें अवेयर कर सकें, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। खुशखबरी के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब आगे चलते हैं कि अगर BPT जो लेवल है, दैट इज़ कॉल्ड बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, देन वी गो फॉर मास्टर्स, देन वी गो फॉर PhD। तो बैचलर्स एजुकेशन जो है, जो पहले 4.5 ईयर्स की होती थी, जिसमें कि 4 ईयर्स एकेडमिक एंड 6 मंथ इंटर्नशिप होती थी, अब 4 ईयर्स एकेडमिक्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप हुआ करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ग्लोबल बेंचमार्क सेट किए गए हैं, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो WHO एंड ILO की गाइडलाइंस पे सेट किया गया है, एंड रेगुलर इसका अपलिफ्टमेंट होता रहेगा, बेटरमेंट होता रहेगा।
एंड नीट स्कोर्स मैंडेटरी रहेंगे आपको अगर BPT में एडमिशन लेना है उसके लिए। तो अच्छा है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। एंड इसके साथ साथ अगर हम करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ एक क्लिनिकल्स, जिसमें डेजिग्नेशंस की अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, देन सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड चीफ फिजियोथेरेपिस्ट। और एकेडमिक्स की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स रहेंगे। एंड अगर हम रिसर्च वर्क की बात करें तो साइंटिस्ट लेवल होगा, जिसमें कि वेरियस डिविजन्स रहेंगे, दैट इज़ साइंटिस्ट लेवल C, D एंड आई थिंक G लेवल्स की साइंटिस्ट होंगे। तो ये कैटेगरीज बताई गई हैं। ऑन रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती रहेंगी, अपलिफ्टमेंट चलता रहेगा एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्रोफेशन है, जो एजुकेशन है, उसको एक अच्छे स्टैंडर्ड्स दिए जा रहे हैं, एक अच्छा रिकॉग्निशन दिया जा रहा है एंड डेफिनेटली दिस गिव्स मोटिवेशन टू एवरीवन। जो भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, अपने काम को और अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि 8 सितंबर को हम सभी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और सेलिब्रेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो हम सब भी इसका पार्ट बनते हैं एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। और इसके साथ साथ हम ये कोशिश भी करते हैं कि अपने इस प्रोफेशन को जितनी अच्छी तरीके से, जितनी सिंसियरिटी के साथ निभा पाएँ, उसको सीखें, लर्निंग बहुत अच्छी करें और उसको लर्निंग के साथ साथ हम लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ाएं, उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए उनको हेल्प कर सकें रेगुलरली। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम देखें और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर्ली निभाएं, ताकि हमारी फील्ड जो है धीरे धीरे और अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। तो इसके साथ ही सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ में सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि अपने प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए बहुत अपने अच्छे स्टैंडर्ड्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। और विद दिस विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे एंड थैंक यू।